राम राम। जैसे कि हम जानते हैं कि वायुमंडल का संगठन तथा संरचना इस चैप्टर से बहुत बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं और इस यूपीएससी 2024 के अंदर भी क्वेश्चंस आए हैं और केवल ये 2.5 पेजों का चैप्टर है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। ठीक है, अब हम इसके संगठन पर चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। मतलब सारणी 8.1 में हवा में उपस्थित उन गैसों का विवरण है जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। तो विवरण पढ़ लेते हैं। तो इन्हें क्या वायुमंडल के जैसे स्थायी गैसें भी कहते हैं ना। तो ये क्या है, अब हम ये कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है? नाइट्रोजन की। कितनी? 78.8%। देन ऑक्सीजन की है 20.95%। देन आर्गन, देन कार्बन, CO2। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि आर्गन और CO2। तो कई बार क्वेश्चन इस जगह से भी बना है कि ये टेबल दे दिया, तो कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं आर्गन एंड CO2 में। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है आर्गन, देन CO2। उसके बाद नियोन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनोन एंड हाइड्रोजन है, इस तरीके से। तो फिर अब वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी तरह CO2 एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। अब हम इसके संगठन की बात करते हैं ना। तो पर्टिकुलर जैसे अब तो CO2 मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। जैसे गैसों की बात कर रहे हैं तो CO2 सबसे इम्पोर्टेंट गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। मतलब सौर विकिरण ही है, जैसे सूर्य की तरफ से जो विकिरण आ रहे हैं वो तो सौर विकिरण हो गए, और पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो पार्थिव विकिरण हो गए, तो उनके लिए अपारदर्शी होती है। जैसे सन से यहाँ रेस आ रही है तो उसके लिए तो पारदर्शी हो गया, और यहाँ से पृथ्वी से जो विकिरण ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो वायुमंडल की तरफ, तो ये पार्थिव विकिरण कहलाते हैं ना। तो इस तरीके से इनके लिए CO2 अपारदर्शी होती है। तो हो क्या रहा है, तो CO2 सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। जैसे CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मतलब जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण CO2 के आयतन में बढ़ोतरी होती जा रही है। इससे हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। मतलब ओबियस है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज में, ग्लोबल टेम्परेचर राइज में इसका योगदान है ये। अब हम बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह भी एक फिल्टर की तरह काम करता है ना। तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ये एब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई ओजोन की। अब हम इस पे चर्चा करते हैं। बस इतने। अब हम बात करते हैं जलवाष्प पर। तो जलवाष्प पृथ्वी में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। तो क्या है ये फैक्ट, ये है कि मतलब ऊंचाई के साथ साथ वाटर वेपर की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है। गर्म तथा आर्द्र कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4%, जबकि ध्रुव और ठंडे तथा रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन का 1% से भी कम होती है। और विश्वत, अब यहाँ से फैक्ट बन सकता है, विश्वत
वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। तो यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भागों को एब्जॉर्ब कर लेती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को भी संग्रहित कर लेती है। इस प्रकार यह भी एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म होने देती और न ही अधिक ठंडा होने देती। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जलवायु वायु को स्थिर और अस्थिर दोनों में भी स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है ना। तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से धूलकण की बात करते हैं तो धूलकण तो जानते ही, जैसे वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। मतलब एटमॉस्फेयर में ये छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं ना। ये छोटे छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, राख, पराग, उल्काओं के टूटे हुए कण, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये सारे होते हैं ना। तो धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। फिर भी संवहनीय हवा प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकती है। और धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के साथ होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये भी फैक्ट बन जाए कि धूलकणों का सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है, कि उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। किस कारण होता है? सूखी हवा के कारण होता है। तो इसका जमाव कहाँ होता है? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में। क्यों होता है? सूखी हवा के कारण, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होती है। तो ये एक फैक्ट बन गया। और धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं। आर्द्रताग्राही जो होते हैं, मतलब आर्द्रता को ग्रहण करने वाले है ना, केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संग्रहित होकर मेघ मतलब क्लाउड्स का निर्माण करती हैं। मतलब धूल और नमक के कण है ना, इनके चारों ओर वाटर वेपर कंडेंस होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे ये नमक का कण हुआ, तो इसके चारों ओर ये क्या है? आर्द्रताग्राही, मतलब मॉइस्चर को ग्रहण करने वाला है। अब इसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होती जाती है, कंडेंस होती जाती है, और इस तरीके से एक क्लाउड का निर्माण हो जाता है। तो ये सब बात इसमें कही गई है। इस तरीके से हम जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम ये देख रहे हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आई थिंक क्वेश्चन बना है, कई एग्जाम्स में बना है, यूपीएससी में बना है। कि पहले तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये ऊंचाई है किलोमीटर में, ये टेम्परेचर है। तो यहाँ से शुरू में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर क्षोभ सीमा पे पहुँच गए हैं ना यहाँ पे, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है समताप मंडल के अंदर, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से पहले टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फिगर, हमें माइंड में रख लेना चाहिए होता है। अब आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व ज़्यादा रहता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को पांच लेयर में बाइफरकेट किया है। सबसे पहली है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। फिगर के देखते हुए आप इमेजिन करना है ना। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन बना है कि उसकी ऊंचाई सतह से, यहाँ से क्वेश्चन बना है इससे इस साल 2024 यूपीएससी में। तो कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर है, इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है, और ये ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर,
जबकि विषुवत पर 18 किलोमीटर होती है। तो क्यों होती है? अब यही फैक्ट इसमें बताया गया है कि क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक, क्योंकि तेज, अब रीजन बता रखा है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण तापमान का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है ताकि दो कथन पूछें। भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर भी कहते हैं पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। और सेकंड कथन यह है, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई पर ले जाया जाता है। तो ये दो कथन आए थे। फिर ऐसा आता है कथन एक सही है या कथन दोनों सही है या एक सही है, दोनों सही है, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन बनता है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होता है और इस संस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं और मौसम में जो चेंज होता है ना इसी लेयर में होता है, जैसे मतलब क्षोभमंडल के अंदर ही होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता है और जैविक क्रिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संस्तर है, लेयर है मतलब। और क्षोभमंडल तापमंडल को अलग करने वाली भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। और विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का मतलब सीमा में हवा का टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर स्थिर है ना ये फिगर में, तो इस तरीके से इसे क्षोभ सीमा कह दिया। ठीक है। समतापमंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसके ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जैसे कि इसमें आप फिगर में देख पा रहे हो। और समताप मंडल आप समताप मंडल की भी क्या एक विशेषता है कि क्या है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। यह परत पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मतलब ओजोन लेयर पाई जाती है इसके अंदर, वो क्या अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो हम तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हुई। और नेक्स्ट है मध्य मंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जैसे मध्य मंडल ये हो गया, ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। जैसे मध्य मंडल ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री हो गया। जैसे यहाँ फिगर में लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। ये मध्य सीमा हो गई, सॉरी मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल, मध्य मंडल, अब ये आयन मंडल है, सॉरी ये आयन मंडल मध्य मंडल के, सॉरी ये तो वायुमंडल हो गया। और आयन मंडल मध्य मंडल से ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें वायु अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। तो आयन मंडल है कितना, 80 से 400 किलोमीटर तक, यहाँ आयन मंडल भी है ना। और इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं और इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस लेयर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस विशेषता हो गई कि पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही टेम्परेचर में वृद्धि शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर वृद्धि स्टार्ट हो गई। ठीक है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर
जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। ये इससे भी ऊपर है तो इसे बहिर्मंडल कह दिया। यह सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।